आपको अब हम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का चिंतन बताते हैं। हिंदुस्तान में राहुल गांधी ही शायद इकलौते नेता होंगे जो वीडियो बनाने में भी ऐसी चूक कर बैठते हैं। आज राहुल गांधी ने दूसरा वीडियो जारी किया और बीजेपी को जबरदस्त मौका दे दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1950 से लेकर 2020 तक कांग्रेस की सारी गलतियां गिना दी। पंडित नेहरू की नीति से लेकर मनमोहन सिंह के वक्त जो एमओयू साइन हुए, सबका हिसाब बता डाला। आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में क्या कहा, हो सकता है वो आपने सुन लिया हो। हम आपको यह बता देते हैं कि राहुल ने इस वीडियो में कितना सच कहा है और कितना झूठ। नरेंद्र मोदी हेडलाइन में है। चाइनीज चैनलों पर जिनपिंग की मर्जी के बगैर एक तस्वीर तक नहीं दिखाई जा सकती। वहां मोदी पर एक घंटे की डॉक्यूमेंट्री चल रही है। चीन के चैनल में नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसी प्रमुखता मिल रही है। चाइनीज मीडिया की हेडलाइन में मोदी मोदी चल रहा है। साफ दिख रहा है बीजिंग नरेंद्र मोदी की मजबूत लीडरशिप से डरा हुआ है। चाइनीज मीडिया ही नहीं, वर्ल्ड मीडिया भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है। दुनिया के नजरिए में यह बदलाव उसी दिन से दिख रहा है जब नरेंद्र मोदी ने लद्दाख जाकर चीन को डायरेक्ट वार्निंग दी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। अंडमान निकोबार आइलैंड के पास नेवी की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू हो रही है। यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज मलक्का की खाड़ी को पार करके हिंद महासागर में पहुंच चुका है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी शामिल हो सकती है। ये चारों देश मिलकर क्वाड 4 बनाते हैं, जिससे चीन भी घबराता है। ऐसा लगता है बस दुनिया में एक नेता ऐसा है जिसे भारत का प्रधानमंत्री कमजोर नजर आता है। राहुल गांधी ने 3 दिन के अंदर दूसरा वीडियो रिलीज किया है। सब्जेक्ट वही है, टारगेट वही है, राहुल की स्ट्रेटजी वही है। चीन का नाम लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं। राहुल की अंग्रेजी वाली बातों को हिंदी में संक्षेप करके बताएं तो वो कह रहे हैं कि मजबूत नेता वाली मोदी की इमेज असल में उनकी कमजोरी है और चीन को इस कमजोरी का पता चल गया है। Simply a border issue. It is a border issue designed to put pressure on the Prime Minister of India, and they are thinking of putting pressure in a very particular way. राहुल की वर्चुअल दुनिया और मोदी के रियल वर्ल्ड में बहुत अंतर है। राहुल गांधी जो मैसेज देना चाहते हैं उसमें कितना सच कितना झूठ है, उसकी हकीकत हम आगे बताएंगे। उससे पहले राहुल गांधी के फैलाए भ्रमजाल को तोड़ने के लिए आपको लद्दाख की ग्राउंड सिचुएशन बता देते हैं। कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात भारतीय सेना के नियंत्रण में है। गलवान के PP-14 पर चीनी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे गई और दोनों सेनाओं के बीच 3 किलोमीटर का अंतर है। PP-15 पर दोनों सेनाओं के बीच 8 से 10 किलोमीटर का अंतर है। PP-17A पर दोनों ओर से 40 से 50 जवान तैनात हैं और उनके बीच करीब 800 मीटर की दूरी है। पैंगोंग सो की चांग चेनमो चोटी पर दोनों सेनाएं 1 किलोमीटर दूर हैं। चोटी से नीचे की पोजीशन पर उनके बीच 4 से 5 किलोमीटर का अंतर है। गलवान, पैंगोंग सो और डेमचौक के अलावा डेपसांग का इलाका, जो कि दौलत बेग ओल्डी से करीबन 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट पर है,
यहाँ पर चाइनीज पीएलए डिसएंगेजमेंट के तौर पर फर्स्ट फेज कंप्लीट कर चुका है और फिजिकल वेरिफिकेशन लगातार किया जा रहा है ताकि चीन कोई हिमाकत ना कर दे। लेकिन अभी के हालात में चाइनीज पीएलए कहीं से भी भारतीय सीमा के अंदर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर अंदर नहीं आया है। लद्दाख में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिला। पेंगोंग सो लेक एरिया में भारतीय सेना के जांबाज पैराट्रूपर्स के इस एक्शन को देखकर हिंदुस्तान के हर देशभक्त का सीना चौड़ा हो जाता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार रेजिमेंट के जिन सैनिकों ने चाइनीज आर्मी को मार भगाया, उन बहादुर जवानों से खुद डिफेंस मिनिस्टर मिले। लेकिन राहुल गांधी को यह सब पता कैसे चलता? दरअसल ये सब हुआ 15 जुलाई के बाद और राहुल गांधी ने अपना ये वाला टेप पहले ही तैयार कर लिया था, जिसे बाद में रिलीज किया गया। They understand that in order for Mr. Narendra Modi to be an effective politician, in order for Mr. Narendra Modi to survive as a politician, he has to protect the idea of 56 inch. And this is the real idea the Chinese are attacking. राहुल गांधी की इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। 3 मिनट 38 सेकंड का पहला वीडियो खुद राहुल गांधी ने 17 जुलाई को अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया। राहुल गांधी की दूसरी तस्वीर उससे 2 दिन पहले की यानी 15 जुलाई की है, जब वो NSUI के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। 2 मिनट 39 सेकंड का तीसरा वीडियो राहुल ने 20 जुलाई को पोस्ट किया, यानी पहले वीडियो के 3 दिन बाद, और 15 जुलाई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 5 दिन बाद। राहुल ने सोशल मीडिया में अपना वीडियो वायरल किया और तत्काल पकड़े गए। ऊपर हमने जो 3 तस्वीरें दिखाई, फर्क साफ है। 17 जुलाई को जब राहुल ने वीडियो बनाकर मोदी की चाइना पॉलिसी में मीन मेक निकालने की कोशिश की, तब राहुल के बाल लंबे लंबे दिख रहे हैं। 20 जुलाई को पोस्ट किए गए वीडियो में भी राहुल हूबहू उसी फ्रेम में है। मोदी को फेक स्ट्रॉन्गमैन बताने के लिए राहुल ने दोबारा वही कपड़े पहने, दोबारा वही स्टाइल बनाया। इस वीडियो में भी राहुल गांधी के बाल लंबे लंबे हैं। लेकिन 15 जुलाई को जब राहुल गांधी NSUI के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे, तब उनके बाल छोटे छोटे थे। मतलब राहुल जब 15 जुलाई को अपनी स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो ऐसे दिखते हैं, लेकिन जब मोदी के कोसने के लिए वीडियो रिलीज करते हैं तो इसमें अलग गेटअप और लंबे बाल वाले राहुल गांधी नजर आते हैं। हिंदुस्तान के डिटेल में जाएं तो राहुल गांधी की पूरी टाइमलाइन चेक कर लीजिए। पिछले 4 महीने में उनकी गतिविधियों पर नजर डालिए। मार्च में जब से लॉकडाउन लगा है, राहुल के बाल बढ़ते रहे। इसीलिए लंबे बालों में जब वो स्क्रीन पर दिखते हैं तो कोई हैरानी नहीं होती। लेकिन 15 जुलाई के NSUI के प्रोग्राम की ये तस्वीरें देखते हैं तो साफ पता चलता है कि राहुल ने हेयर कट करवाया है। बाल छोटे करवाना ये कोई हेडलाइन नहीं है, ये छोटी बात है। लेकिन बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि चीन जैसे गंभीर मुद्दे पर राहुल गांधी 15 जुलाई से पहले रिकॉर्ड किया गया अपना वीडियो किश्तों में रिलीज कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड सिचुएशन हर रोज बदल रही है। The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today, and the Prime Minister has said publicly that they're not, which to me tells me that he's worried about his image and he's defending his image. चलिए 17 जुलाई को जब राहुल के यूट्यूबर बनने का पहला एपिसोड रिलीज हुआ तो ऐसा लगा जैसे पहली बार ट्राई कर रहे हैं। कुछ चूक हो गई होगी, लेकिन दूसरी बार फिर वही पुराना वीडियो, वही पुराना लुक, वही कपड़े। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि उनकी बातें चीन से लेकर पाकिस्तान तक सुनी जाती हैं। अगर राहुल गांधी जैसे नेता पुराने वीडियो नए बनाकर सर्कुलेट करेंगे, पुरानी जानकारी के आधार पर सीधे प्रधानमंत्री को कमजोर बताएंगे, तो दुश्मन देश हेडलाइन बनाएगा। यह सियासत का मैदान है, कोई सीरियल का शूट नहीं है कि एक ही दिन में कैमरामैन बुलाया गया, सेट तैयार हो गया और फटाफट 4 एपिसोड की फिल्म बना ली गई, जिसे अलग अलग दिन दिखा दिया गया।
राहुल अगर इतने लूप होल छोड़ेंगे तो बीजेपी को तो मौका मिलेगा। जेपी नड्डा ने मौका ताड़ लिया और नेहरू से लेकर राजीव तक सबकी याद दिला दी। राहुल जी, चीन की आर्मी धीरे धीरे पीछे जा रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से सही जानकारी बताई जा रही है। चाइनीज आर्मी के एक एक मूवमेंट को बार बार वेरीफाई करने के बाद पोस्ट खाली होने की खबर दी जाती है। ऐसे में अगर राहुल गांधी जैसे सीनियर लीडर पुराना टेप चलाएंगे तो दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? उम्मीद है राहुल का अगला एपिसोड फ्रेश जानकारी के साथ सामने आएगा। जब राहुल गांधी अपने पुराने वीडियो की नई पैकेजिंग यूट्यूब पर लोड कर रहे थे, उस वक्त हिंद महासागर में बहुत बड़ा जंगी बेड़ा महायुद्ध का रिहर्सल कर रहा था। इस वक्त भी एक जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। भारत और अमेरिका दोनों के वॉरशिप्स तैनात हैं। जिस रास्ते से चीन के जहाज आते जाते हैं, जिस रास्ते से चाइनीज नेवी भारत पर कभी हमला करने के बारे में सोच सकती है, ठीक वहीं पर उसी जगह इंडियन और अमेरिकी नेवीज एक बहुत खास ट्रेनिंग कर रही हैं। इस एक्सरसाइज में अमेरिका का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है और अभी अभी समंदर से आई जबरदस्त तस्वीरों को हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने डिकोड किया और बहुत रोचक जानकारी इस रिपोर्ट में देखी। ऐसे ही 10-10 जैगुआर फाइटर प्लेन अंडमान निकोबार से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक पेरीमीटर सिक्योर करेंगे। जैगुआर एंटीशिप मिसाइल हार्पून से लैस होगी। ऐसी मिसाइल जिसका एक बार बड़े से बड़े जंगी जहाज को कबाड़ बना देता है। 10 जैगुआर प्लेन अंडमान निकोबार में पहुंच चुके हैं। ये इंडियन नेवी के स्पेशल मिशन का हिस्सा होंगे। इस वक्त अंडमान निकोबार में भारतीय नौसेना बहुत बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। जिसमें सबमरीन, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, भारत के सबसे बड़े और खतरनाक जहाज मौजूद हैं। ये वॉर एक्सरसाइज समंदर में होने वाले सबसे बड़े संग्राम की एक झलक है। लद्दाख में चीन से जंग शुरू होती है तो वो LAC से होती हुई समंदर तक जरूर पहुंचेगी, जिसके लिए इंडियन नेवी तैयार है। चीन से जुड़ी समुद्री सीमा पर नौसेना की ANC यानी अंडमान निकोबार कमांड 2001 में बनाई गई थी। ये देश की पहली और इकलौती कमांड है जो एक ही ऑपरेशन कमांडर के अंडर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ काम करती है। भारतीय नौसेना के इस युद्धाभ्यास पर चीन की खास नजर बनी हुई है और अब 90 फाइटर जेट 3000 जवानों के साथ अंडमान निकोबार पहुंचने वाला है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज। जो अकेले ही किसी सेना को हराने का दम रखता है। इंडिया और US की युद्ध नीति के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए इस मिशन के लिए जैगुआर को ही क्यों चुना गया। भारत के पास करीब 100 जैगुआर लड़ाकू विमान हैं और इनमें से 2 स्क्वाड्रन यानी करीब 35 से 40 फाइटर जेट हरियाणा के अंबाला में तैनात हैं। जैगुआर एक बॉम्बर है जो एयर टू सरफेस अटैक का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। जैगुआर समंदर से चंद फीट ऊपर तक हो सकता है और दुश्मन के रडार में आए बगैर अपने मिशन को अंजाम देता है।
जैगुआर का मेन ऑपरेशन होगा। जब इंडियन नेवी फ्लीट आगे बढ़े तो वो पहले ही कई किलोमीटर का इलाका खाली करवा सके। अगर चीन के जहाज भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करें तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही उनको निशाना बना लिया जाए। अगर चीन की नौसेना भारत पर अटैक करना चाहेगी तो उसे मलक्का स्ट्रेट से होकर आना पड़ेगा। यह करीब 1000 किलोमीटर लंबा समुद्री गलियारा है। जहां से गलियारा हिंद महासागर में खुलता है, वहां भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा पहरा लगा हुआ है। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन से युद्ध में सबसे अहम रोल एयरफोर्स और नेवी का होगा। ये दो फोर्सेस जंग का नतीजा तय करेंगे और यकीन मानिए दोनों इंडियन फोर्सेस इसके लिए तैयार हैं। चीन इसी रास्ते से अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। उसके तेल की सप्लाई भी यहीं से होती है। यानी अगर चीन एलएसी गड़बड़ करता है तो उसका जवाब यहां से भी दिया जा सकता है। अब जरा आपको दिखाते हैं भारत और चीन की नेवी कितनी ताकतवर है। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन के पास 2। भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, चीन के पास 36। इंडिया के पास 15 फ्रिगेट, चाइना के पास 54। सबमरीन की बात करें तो इंडिया के पास 16 और चीन के पास 76। चीन की नौसेना नंबर्स में जरूर बड़ी है, लेकिन एक बात याद रखिए, चीन कभी अपनी पूरी नेवी हिंदुस्तान की ओर नहीं भेज सकता, क्योंकि चीन के संबंध जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस के साथ खराब है। हर एक देश के साथ समुद्री सीमा विवाद है और अमेरिकी नेवी फ्लीट भी वहां पर मौजूद है। अगर चाइना अपना पूरा जोर भारत की ओर लगा देगा तो बाकी इलाके एकदम खाली हो जाएंगे। उस पर से चाइनीज नेवी के पास युद्ध का अनुभव तक नहीं है। और सचिन पायलट का अभी एक नया बयान आया है, इस पर पूरा डिटेल बस एक ब्रेक के बाद। अब एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में आपको बताते हैं जिसे कानपुर वाले विकास दुबे का खजांची कहा जाता था। इसका नाम है जय वाजपेयी। आज हमने इसकी पूरी क्राइम फाइल निकाली और क्राइम फाइल के साथ साथ इनकम टैक्स फाइल भी निकाली। अब तक जैसी कहानी हम सिर्फ फिल्मों में सुनते आए थे, हूबहू वैसी स्टोरी है और बहुत गौर से आप इसकी रियल स्टोरी पहली रील से समझिए। अरे दीवानो मुझे पहचानो। ये कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है। इस फिल्म के एक एक कैरेक्टर की कहानी है। काफिले में शामिल एक एक कार की स्टोरी है। डायलॉग का भी बड़ा मतलब है और जगह की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। गजब का सस्पेंस और थ्रिलर है इस फिल्म में, क्योंकि इन सब का कनेक्शन है मैं हूं कानपुर वाले विकास से। काला चश्मा और फिरोजी शर्ट पहने इस चेहरे को देखिए और पहचानिए, ये वही शख्स जय वाजपेयी है जिसे विकास दुबे का खजांची बताया जा रहा है, जो विकास दुबे के साथ कई पार्टियों में देखा गया था, जिसकी तस्वीरें कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी के साथ आई थी, जिसके संबंध बड़े बड़े नेताओं और रसूखदारों से थे, जिसकी खबरें अखबारों की हेडलाइन बन गई थी। कितना भी बड़ा टशन हो, कितना भी बड़ा रुतबा हो, लेकिन जब कानून का फंदा कसता है तो सारी हनक और हेकड़ी निकल जाती है। 11,80,000 रुपए का लेन देन था हमारा। मेरी गाड़ियाँ भी वही थी। मैं एक दिन घटना में 3 दिन घर में रहा। मेरा फुटेज मेरे घर की मेरी गाड़ियों की सब फुटेज है, सब में मैं क्लीन चिट कोई नहीं। हमने मतलब मेरी मार्च के बाद से मेरी कोई जबरदस्ती का। आखिर जय वाजपेयी ने कैसे विकास की अपराध की लंका को सोने की लंका बना दिया, उसकी पूरी टाइमलाइन पुलिस ने निकाल ली है। इंडिया टीवी को भी जय वाजपेयी के क्राइम अकाउंट का पूरा ट्रांजैक्शन का पता चला है। ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 7-8 साल पहले एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला और भाई की पान दुकान में हाथ बटाने वाला जय वाजपेयी करोड़ों का मालिक बन बैठा। तो उसकी वजह क्या है, ये सुनिए। जय का काम था विकास दुबे के काले धंधे को देखना,
काली कमाई को इधर से उधर करना, विकास के पैसों को सूद पर लगाना, अवैध जमीनों को कैसे सुरक्षित रखना, विकास के गुर्गों को बचाने की जिम्मेदारी। हालत ये हो गई कि कानपुर के कारोबारियों में विकास दुबे और जय वाजपेयी का खौफ साफ दिखाई देने लगा। विकास दुबे जमीनों पर कब्जा करता, रंगदारी वसूलता और जय वाजपेयी इन पैसों से प्रॉफिट वसूलने का फॉर्मूला निकालता। मतलब विकास दुबे अपने क्राइम बिजनेस से जो कमाता वो बैंक ऑफ जय वाजपेयी में रकम सुरक्षित हो जाती थी। जय वाजपेयी कैसे विकास दुबे के काले धंधों और काले पैसों का सेफ पैसेज तैयार करता था वो भी सुन लीजिए। इसने सबसे पहले सूद के धंधे को बड़े विस्तार में फैलाना शुरू किया। जय विकास का पैसा उधार लेता 2% ब्याज पर, फिर मार्केट में उसे 5% ब्याज पर उधार चलाता। इस तरह विकास को अपने पैसे पर जय से 2% ब्याज मिल जाता और जय विकास के पैसों से खुद 3% ब्याज कमा लेता। कहते हैं कि विकास के पैसे से जय वाजपेयी हर महीने करीब 50 लाख रुपए कमाता। कहते हैं कि विकास दुबे का करीब 15 करोड़ रुपए जय वाजपेयी के जरिए मार्केट में लगाए। जय वाजपेयी ने विकास दुबे को समझाया कि सूद की कमाई सबसे मुफीद धंधा है, आपके डर से कोई सूद मार नहीं पाएगा, शुद्ध प्रॉफिट ही प्रॉफिट। नतीजा ये हुआ कि जय वाजपेयी के कहने पर विकास दुबे ने करीब 15 करोड़ रुपए सूद के धंधे में लगा दिए। गैंगस्टर विकास दुबे लोगों की हत्या कर भू माफिया बन चुका था, लेकिन उन जमीनों को वैध बनाना बहुत बड़ी पहेली थी। ऐसे समझ लीजिए विकास दुबे का दिमाग जहां काम करना बंद करता था वहां जय वाजपेयी का दिमाग चलने लगता था। और उसने कैसे विकास दुबे की अवैध जमीनों के कारोबार को संभाला उसकी भी डिटेल जान लीजिए। जो भी विवादित जमीन या घर होते विकास दुबे जय के साथ मिलकर उन्हें औने पौने दाम में खरीद लेता। जैसे 1.5 करोड़ का बंगला है उसे 15 लाख में खरीदा, फिर विकास के गुर्गों ने बंगले पर कब्जा कर 1.5 करोड़ में बेच दिया। विकास के पास के चौबेपुर और बिठूर इलाके में जमीन काफी महंगी है। यहाँ जमीन 1 करोड़ बीघा तक है। यहाँ जमीनों में कब्जा करना, जमीनों की खरीद फरोख्त में विकास का कट होता था। ये सब हिसाब जय वाजपेयी देखता था। जय वाजपेयी का दिमाग और विकास की ताकत का कॉकटेल ऐसा बना कि पूरे कानपुर में इनकी तूती बोलने लगी। विकास ने ठेकेदारी के कमीशन को मार्केट में डाल दिया। चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया से मिली लाखों की रंगदारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दी। जय वाजपेयी के जरिए कानपुर की प्रॉपर्टीज में विकास का पैसा लगा। सच तो ये है कि विकास दुबे की करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी है और जय वाजपेयी को विकास के एक एक राज का पता है। पुलिस अब सब बेनामी संपत्तियों का पता लगा रही है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब जब विकास दुबे पर मुसीबत आई जय वाजपेयी ने उसकी हर बार मदद की। ये तस्वीर 5 जुलाई की है जब विकास को यूपी पुलिस तलाश कर रही थी। कानपुर के काकादेव थाने के विजयनगर इलाके में 5 जुलाई को 3 बिना नंबर की गाड़ियां बरामद हुई थी। इनमें से एक फॉर्च्यूनर, एक ऑडी और एक वर्ना गाड़ी थी। आशंका जताई गई थी कि विकास को भगाने में इन गाड़ियों की मदद ली गई थी। जय ने भी माना कि ये तीनों गाड़ियां उसके दोस्तों की हैं। गाड़ी हमारे मित्रों के नाम से तीनों, कपिल, प्रमोद, प्रमोद मित्र हमारे पुलिस भी अब सर फाइन मित्र हमारे। दूसरों के नाम से गाड़ियाँ क्यों लेते हैं सर? हमारा उनसे लेन देन रहता है, मतलब कैमरे में नहीं बताएगा क्या लेन देन है क्या नहीं है। मतलब ध्यान दीजिएगा, वही गाड़ियां इस वीडियो में भी है। वही गाड़ियां विकास दुबे के भागने में मदद करती हैं। मतलब रुतबे और असूख में कोई कमी नहीं थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी विकास दुबे की सरपरस्ती। लेकिन पुलिस की हथकड़ी चढ़ने के बाद बड़े बड़ों का टशन निकल जाता है। जय वाजपेयी को इसका एहसास हो चुका है। आगे सुनेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे कि 4000 की नौकरी करने वाला कितनी बड़ी संपत्ति का मालिक होगा। अब जरा उस बही खाते को भी देख लीजिए। 2017 में जय वाजपेयी के खिलाफ कानपुर के कमिश्नर को एक शिकायत मिली थी, जिस पर उस वक्त के डीएम ने जांच बिठाई थी, जिसमें पता चला था कि जय वाजपेयी के कानपुर के सबसे पॉश माने जाने वाले ब्रह्मनगर इलाके में 20 करोड़ रुपए के 6 फ्लैट्स हैं। इसके अलावा कानपुर के पन के इलाके में 2 करोड़ का फ्लैट है। ब्रह्मनगर में एक फ्लैट 5 करोड़ की कीमत का है। इसी इलाके में जय वाजपेयी का एक फ्लैट 2 करोड़ रुपए का है। ब्रह्मनगर में एक फ्लैट 3 करोड़ का है। इसके अलावा ब्रह्मनगर में जय वाजपेयी का एक फ्लैट 2 करोड़ और एक 3 करोड़ का है। इसके अलावा कहा जाता है कि जय वाजपेयी का कानपुर के हर्षनगर इलाके में भी फ्लैट है। पनकी में 8 और फ्लैट्स बताए जाते हैं। दुबई में भी फ्लैट है।
विकास दुबे का हाथ और जय वाजपेयी का साथ। नतीजा ये हुआ कि जय वाजपेयी का धंधा ही विकास के नाजायज काम को जायज बनाना हो गया, जिसके चलते कानपुर के बजरिया थाने में जय वाजपेयी पर 307 का मुकदमा भी दर्ज है। इस बीच यूपी पुलिस ने जय वाजपेयी और विकास दुबे के पूरी क्राइम फाइल को डिकोड कर दिया है, जिसमें हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस को पता चला है कि जय वाजपेयी ने भागने में खुलकर विकास की मदद की थी। मेरा लेने देना नहीं है, 15 सालों से एक भी मुकदमे में उनके साथ लिप्त नहीं हूँ, कोई मुकदमे में लिप्त नहीं। पुलिस ने विकास दुबे को मदद करने के मामले में भी जय वाजपेयी को दोषी पाया है। पुलिस के मुताबिक 1 जुलाई को विकास दुबे ने जय वाजपेयी को फोन किया था और घटना वाले दिन जय वाजपेयी प्रशांत के साथ विकास दुबे के घर गया था। उसे 2 लाख रुपए 25 कारतूस दिए थे। उसके बाद 4 जुलाई को जय वाजपेयी ने अपनी 3 लग्जरी गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट की थी, उनसे विकास के गुर्गों को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी, जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर पाया। अब जय वाजपेयी पुलिस के शिकंजे में आया है। उम्मीद यही है कि अब विकास के कई और राज खुलेंगे। रुचि कुमार, इंडिया टीवी।